फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके बाल लंबे और घने हों, लेकिन आज हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। आखिर क्या कारण है बाल झड़ने के और इसका क्या समाधान है, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती सकराल, जो कि स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट हैं और इस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीएमसी कठुआ में। तो मैम, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि बाल झड़ने के क्या कारण होते हैं। देखिए, बाल झड़ने के तो कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण जो हम देखते हैं बाल झड़ने का, जो हम पेशेंट से जब हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो हमें बोलते हैं कि बाल हमारे झड़ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला यही एक जो उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कब से झड़ रहे हैं। देखिए, अगर तो ड्यूरेशन जो उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा बताते हैं पेशेंट, लाइक 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा बताते हैं, तो फिर हमें जो वैल्यूएशन है वो उसके बेसिस पे करनी पड़ती है। कभी जो बोलते हैं कि अभी कोई 1 महीना हो गया या कुछ दिन हो गए हमारे बाल झड़ते, तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस और पुट करने पड़ते हैं। तो बालों ऐसे वैल्यूएशन के लिए तो जो हमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं बालों का झड़ना, जैसे पेशेंट से हम पूछते हैं कि उनको कोई 3-4 महीने पहले या 2-3 महीने पहले कुछ बीमार तो नहीं हुए थे, ज़्यादा कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, या कोई फीवर, हाई ग्रेड फीवर तो नहीं हुआ, या कोई ऐसी इलनेस हुई जिसमें उनका काफ़ी जैसे वेट लॉस हो गया या काफ़ी उनको कमज़ोरी फील हुई उसमें। तो इलनेस जो होती है, मेजर इलनेस जो 3-4 महीने पहले अगर पेशेंट को हुई हो, तो वो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि उसमें बाल झड़ते हैं। आफ्टर 3-4 मंथ्स हम बालों का झड़ना उसमें देख सकते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं डाइटरी डेफिशिएंसीज, लाइक जैसे खाने में कोई क्रैश डाइटिंग कर रहा है, कोई अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में, जो हमारी बॉडी एकदम उसमें बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। उससे फिर उसके कोई अगेन कोई 3-4 महीने के बाद हम देख सकते हैं कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और अदर फैक्टर्स लाइक जैसे स्ट्रेस है, किसी को इलनेस के अलावा अगर कोई इवन कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, वो भी कोई 3-4 महीने पहले या कुछ 6 महीने पहले पेशेंट को स्ट्रेस है और वो अभी भी उस स्ट्रेस से वो स्ट्रेस अभी भी है, तो उसमें फिर बालों का झड़ना चलता रहता है। बाकी कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनमें जो हेयर फॉल होता है या उनमें जो हेयर डिसऑर्डर्स होते हैं वो अर्ली एज में ही आना शुरू हो जाते हैं, वो अलग है। उसमें भी हम वो पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और बाकी जो हम देखते हैं हार्मोनल फैक्टर्स, खासकर फीमेल्स में जैसे हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, कोई एक्सटर्नल हार्मोन्स ले रहा है या इंटरनली हार्मोन्स में कोई चेंज आया है, या जैसे कि किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, तो उन लोगों में भी हम हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, ये प्रॉब्लम चलती रहती है। और जैसे बाकी फैक्टर जैसे नींद, स्ट्रेस है तो नींद नहीं पूरी हो रही है, या बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस नींद नहीं पूरी हो रही है, और लोग खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो ये कुछ रीज़न है। और कुछ और एक और चीज़ जो हम पूछते हैं, ड्रग हिस्ट्री। कभी कभी पेशेंट्स ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जो उनको लगता है कि हमें बताना शायद नहीं उनको ठीक लगता है, या वो नहीं भूल जाते हैं, तो ड्रग हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेशेंट हमें खुद नहीं बताते, हमें खुद पूछना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं पेशेंट। किसी अगर तो कोई क्रोनिक इलनेस के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो, और वो ऑन प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने डाली है, तो ठीक है, वो चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स अपने लेवल पे भी मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो हमें प्रॉपर देख के उनका वैल्यूएशन करके देखना चाहिए कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हेयर फॉल करती हैं, तो वो भी हमें पेशेंट से ड्रग हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमें हेयर फॉल की तरफ मतलब हेयर फॉल इवैल्यूएशन में पूछने होते हैं पेशेंट से, और पेशेंट्स को भी बताने चाहिए। तो मैम, अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो उस समय उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन अगर हेयर फॉल है, अगर जैसे कुछ दिनों का है, तो उसमें जैसे हम वेट कर सकते हैं, पेशेंट थोड़ा देर वेट कर सकता है कि हाँ शायद थोड़ी देर के लिए हेयर फॉल है। हमारे बालों का झड़ना तो चलता रहता है, बीच में कुछ ऐसे ड्यूरेशन आती है जिसमें बाल थोड़े झड़ते हैं, तो उसमें कोई अलार्मिंग वो नहीं होता है। बट ये है कि अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1-2 महीने से बाल गिर रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में गिर रहे हैं,
और उसमें कुछ स्कैल्प में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं या हेयर के टेक्सचर में चेंजेस आ रही हैं, और कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें वो अलार्मिंग साइन होते हैं और पेशेंट को हमेशा एक या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें यही फैक्टर्स हमें इवैल्यूएट करने होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इलनेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है, कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं आ गई हैं, या पेशेंट ने कोई हेयर ट्रीटमेंट तो नहीं कराया है। उसके बाद अगर पेशेंट को लगता है कि बाल झड़े हैं तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट को या हेयर जो एक्सपर्ट होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो मैम अभी हेयर फॉल के लिए कौन कौन सी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं? हेयर फॉल के लिए तो पहले जो करेक्शन ऑफ जो ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, इनको इवैल्यूएट करके इनका ट्रीटमेंट डालना चाहिए। जो अगर डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए हैं या फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, उनको पहले उनकी करेक्शन सबसे पहले चाहिए। जो कॉज है, कॉज को जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक तो वो हेयर फॉल ठीक ही नहीं हो सकता। अगर हमें लगता है कि कोई कॉज बड़ा जेन्युइन है तो उसके लिए हमें उसका वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी आजकल जो हेयर सप्लीमेंट्स हैं वो हम दे सकते हैं। पेशेंट की डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर पेशेंट ने जैसे एक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखी है और पेशेंट डाइटिंग कर रहा है तो उसमें डाइट की मॉडिफिकेशन बतानी चाहिए। वैसे तो आजकल सारे बड़े अवेयर हैं कि हाँ डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइक जैसे अगर वो ऑयल्स या फैट्स वगैरह ये कम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर जैसे अदर न्यूट्रिएंट्स हैं डाइट में, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, वो प्रॉपर लेने चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट रखनी चाहिए। बाकी अगर जैसे ओरल जो हम ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं, बायोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, वो हम देते हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसीज है उनको करेक्ट करते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं, हेयर सीरम्स आते हैं जो हेयर की रीग्रोथ को हेयर रीग्रोथ करते हैं, उस हेयर को स्टिमुलेट करते हैं। और भी बड़े सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम डालते हैं अलॉन्ग विद जो करेक्शन ऑफ द कॉज। और साथ में हमें पेशेंट को साथ में थोड़ा सा अगर स्ट्रेस में है तो उसको जैसे योगा मेडिटेशन पेशेंट कर सकते हैं। अपना स्लीप जो साइकिल है उसको इम्प्रूव करें तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी हेयर फॉल में। तो मैम अगर किसी का हेयर फॉल हो गया है तो काफ़ी उसके हेयर लॉस हो गए हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, हेयर लॉस तो दो टाइप का होता है। एक होता है रिवर्सिबल हेयर लॉस, लाइक जिसमें हेयर फॉलिकल्स हैं और जैसे अगर हम पेशेंट के सारे फैक्टर्स को करेक्ट करेंगे, उसको हेयर सीरम्स देंगे या जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उससे उसमें काफ़ी चांस होता है कि पेशेंट की हेयर रीग्रोथ हो जाती है। बट कुछ ऐसे हेयर लॉस होते हैं जिसमें कि हेयर फॉलिकल ही नहीं होता। अगर हेयर फॉलिकल ही नहीं होगा तो हेयर तो ग्रो ही नहीं करेगा। तो उन केसेस में एक तो हमें इवैल्यूएशन करनी है कि क्यों ऐसा इरिवर्सिबल हेयर लॉस क्यों हो गया। उसके कुछ अलग कॉजेज़ होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो हेयर पे अटैक करती हैं या जो हमारी बॉडी में भी करती हैं, और हेयर उसमें एक बाइस्टैंडर होता है। तो उसमें अगर वो इरिवर्सिबल हेयर लॉस है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम डालते ही हैं कि फ़र्दर उस डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन ना हो, फ़र्दर वो आगे और हेयर डैमेज ना करे। और जो हेयर लॉस हो गया है उसमें तो फिर या तो फिर हमें कैमोफ्लेज करना पड़ता है, मतलब या तो कुछ ऐसे पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि कुछ वो या तो आजकल माइक्रो ये पिगमेंटेशन करवाते हैं पेशेंट स्कारिंग हेयर पे, जो जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हेयर लॉस हो जाता है वो कर सकते हैं, या तो वो विग्स वगैरह ले सकते हैं अगर एक्सटेंसिव हेयर लॉस है, या तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं उस एरिया में। लेकिन वो वैल्यूएशन के बाद ही पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ करा सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैम हम हेयर वीविंग के बारे में भी सुनते हैं मार्केट में, तो हेयर वीविंग और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो बिल्कुल ही अलग एक सर्जिकल एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, और हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें कि पेशेंट के अपने ही हेयर फॉलिकल्स निकाल के आगे जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है उस पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एक सर्जिकल एक्सपर्टीज चाहिए। हेयर वीविंग अलग प्रोसीजर है, ये एक आप लगा लीजिए एस्थेटिक प्रोसीजर है जिसमें कि जहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनमें हेयर फॉलिकल नहीं है उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ये कैमोफ्लेज करने के लिए हेयर वीविंग हम करते हैं। हेयर वीविंग में सिंथेटिक हेयर्स लगाए जाते हैं, आजकल अच्छे हेयर फाइबर्स हैं वो लगाए जाते हैं, उनको वीव किया जाता है स्कैल्प के अंदर थ्रू नीडल्स एंड वो उनको लगाया जाता है। लेकिन जो हेयर फॉलिकल है उसमें परमानेंट हेयर
ट्रांसप्लांट है उसमें परमानेंट जो पेशेंट के हेयर होते हैं हेयर फॉलिकल को आगे लगा देते हैं ऑन दैट, एंड दैट इज़ अ परमानेंट हेयर ग्रोथ के लिए होता है वो। तो मैम आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे हेल्दी हेयर्स के लिए? हेल्दी हेयर्स, देखिए हेल्दी हेयर्स तो सब लोग चाहते हैं कि हेल्दी हेयर्स होने चाहिए। ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत डिटर्मिन करते हैं। फॉल्स जो हमें होप्स नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर हेल्दी हेयर चाहिए तो उसमें एक तो प्रॉपर जो आपके स्कैल्प के लिए शैम्पूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ नहीं यूज़ करें, माइल्ड शैम्पूज़ क्लीनिंग के लिए जो स्कैल्प को क्लीन करें वो यूज़ करने चाहिए। बाकी हमें जो प्रॉपर कंडीशनिंग, लाइक जैसे हमारे इंडियन सिस्टम मेडिसिन में है कि आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऑयल जो है वो कंडीशनिंग के लिए करें। उसको यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑयल हम लगा लेते हैं, उसको 2-3 दिन स्कैल्प पे रखते हैं, उससे क्या होता है स्कैल्प का थोड़ा सा चेंज हो जाता है पीएच। तो उसमें ऑयल आपने अगर जब लगाना है तो आप स्कैल्प को छोड़ के हेयर लेंथ पे लगाइए, उससे कंडीशनिंग करिए और उसको नेक्स्ट डे या कोई 3-4 आवर्स के बाद उसको आप वॉश करिए। शैम्पू अच्छा यूज़ करिए, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। और बाकी कंडीशनर्स वगैरह आप हेयर लेंथ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके रफ़ हेयर्स हैं। और आप एलोवेरा मास्क भी लगा सकते हैं हेयर शाफ्ट्स पे। और बाकी डाइट अच्छी रखें। डाइट में अपने जो बैलेंस डाइट रखें, क्रैश डाइटिंग ना करें, उससे तो हेयर फॉल होगा ही। और हेयर ट्रीटमेंट्स थोड़ा सा आप अवॉइड करें। अगर आप हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप करा रहे हैं उनको ये नॉलेज है कि कितना केमिकल कहाँ पे लगाना है, कितनी हीट आयरनिंग की रखनी है। वो ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे करवाना चाहिए, अदरवाइज़ हेयर बहुत डैमेज होता है। और जब आप हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बाद प्रॉपर उसका केयर करें हेयर का, क्योंकि उसमें हेयर पे ट्रीटमेंट हुआ होता है। उस ट्रीटेड हेयर को काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि उनका जो केयर चाहिए, उनको पोस्ट ट्रीटमेंट जो केयर होती है वो रिक्वायर्ड होती है ट्रीटेड हेयर्स पे। तो बाकी डाइट अच्छी रखें और स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस तो आजकल सबको ही है, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें अगर आपको लगता है कि उससे आपका हेयर फॉल हो रहा है आप। और एट द लास्ट यू कैन कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ ट्राइकोलॉजिस्ट फॉर दिस। थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर आरती सकराल, जिनसे हमने हेयर फॉल के किन कारणों से होता है उसके बारे में जानकारी ली, इसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस तरह से हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ली। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।